जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, ठीक है, 243 डी और ई हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, राइट। वही जो आर्टिकल्स है बच्चों पंचायती राज से संबंधित, उन्हीं को हम क्या करने वाले बच्चों, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? आज का जो हमारा सबसे पहला जो रहने वाला है आर्टिकल, वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा बच्चों 243F। कुछ एक हमने पढ़ लिए थे, कुछ एक को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो करें अपना लेक्चर शुरू। चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, जो सबसे पहला जो अनुच्छेद है बच्चों, वो है अनुच्छेद 243F। आर्टिकल 243F, अनुच्छेद 243F, 243F। अब बच्चों 243F में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जानिए। इसमें कहा गया है कि भाई सदस्यता के लिए, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं के बारे में बताया गया बच्चों। क्या बताया गया है? पंचायती राज की सदस्यता के लिए, अयोग्यताएं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर पंचायती राज मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर पंचायती राज मेंबरशिप, राइट बच्चों। अगर आपको पंचायती राज का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं उनके बारे में बताया गया बच्चों। बस इसके बारे में इतना ही जानिएगा, डिटेल में आपके नहीं आएगा कि भैया क्या क्या अयोग्यताएं हैं, कैसे कैसे जो कोई व्यक्ति जो अयोग्य हो सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 243G। एफ के बाद क्या था? जी। तो अनुच्छेद, जस्ट ए मिनट बच्चों, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल अनुच्छेद 243G, आर्टिकल 243G। इसमें क्या कहता है बच्चों? इसके अंदर क्या बताया गया है, जो आपने पढ़ा होगा ना कि भाई वो 29 विषय थे, राइट, उनके बारे में बताया गया बच्चों। यानी कि पंचायतों की शक्तियां और उनकी जिम्मेदारियां। क्या बताया गया बच्चों इसके अंदर? पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां, यानी कि बच्चों क्या है यहाँ पे? पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। आप लोगों को याद होगा ना 29 विषय, अनुसूची 11, 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय, उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि वो 29 के 29 विषय है कौन से। यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पर क्या क्या किया गया है, मतलब किस प्रकार के जो है अधिकार या किस प्रकार की जो है पावर्स की बात की गई है यहाँ पे, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। भी किस प्रकार के अधिकार या किस प्रकार की शक्तियों की बात की गई है। कहता है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। क्या कहता है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, के कार्यक्रमों को तैयार करना, ये तो आप समझ गए होंगे। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सामाजिक न्याय, भाई गांवों के अंदर भैया आर्थिक विकास कैसे करना है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया? भाई समाज के अंदर के साथ कुछ बुरा ना हो गांव के अंदर, तो उसको उसके तहत जो कैसे सबको न्याय दिलवाना है, उन सब के बारे में जो है शक्तियां दी गई हैं, राइट। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर क्या है कि भैया इनको करने के लिए क्या किया गया? 11वीं अनुसूची में 29 मामलों को क्या किया गया? 29 विषयों को शामिल किया गया, राइट। बताया था मैंने आपको कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं, राइट।
अब बच्चों 29 विषय कौन कौन से हैं उन सब के बारे में अपने को जानना है। 29 विषय कौन कौन से हैं? पहली बात तो अगर पेपर आसान बनाएगा तो इतना ही लिखेगा कि भैया ये बताओ 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कितने विषय हैं, तो सिंपल पूछ लेगा जी 29 विषय हैं। पर अगर उसको पेपर को हार्ड बनाना हो ना बच्चों, तो वो कह देगा कि भैया इनमें से कौन सा विषय है जो पंचायती राज में नहीं आता, इनमें से कौन सा विषय है जो पंचायती राज में नहीं आता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों। तो एक एक करके जानेंगे 29 के 29 विषय। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला देखते हैं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। पहला विषय है बच्चों कृषि। सबसे पहला क्या है बच्चों? कृषि और कृषि का विस्तार। सबसे पहला क्या है बच्चों? कृषि और कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार, राइट। तो ये तो समझ गए होंगे, कृषि या कृषि का विस्तार। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। दूसरा क्या है बच्चों? भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे आता है बच्चों लघु सिंचाई व जल प्रबंधन। तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों? लघु सिंचाई, है कि लोकल लेवल पे, और जल प्रबंधन। जल प्रबंधन ये है बच्चों तीसरे नंबर पे। चौथे पर है बच्चों पशुपालन, दूध और मुर्गी पालन। पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, राइट। ये है बच्चों चौथे नंबर पे। पांचवें पे आता है बच्चों मत्स्य उद्योग, फिशरीज, फिशिंग इंडस्ट्री। मत्स्य उद्योग, फिशरीज यानी कि फिशिंग इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग। क्या कहता है बच्चों? सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, फार्म हाउस वगैरह एंड ऑल, उन सब के बारे में बात कर रहा है बच्चों सामाजिक वनोद्योग। सातवें में बच्चों लघु वन उत्पाद। सातवें पे क्या है बच्चों? लघु वन उत्पाद, लघु वन उत्पाद। आठवें पे है बच्चों लघु उद्योग, लघु उद्योग, मिनी इंडस्ट्रीज। गांव के अंदर जो लघु उद्योग हैं उनके बारे में बात की गई है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। नौवें पे है बच्चों खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग 9 हो गए बच्चों। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है बच्चों ग्रामीण आवास। 10वें पे क्या है बच्चों? ग्रामीण आवास। ग्रामीण आवास। 11वें पे है बच्चों पेयजल। पेयजल का मतलब क्या हो गया बच्चों? ड्रिंकिंग वाटर। गांव के अंदर सबको क्या मिले? बेसिकली पानी मिले, साफ सुथरा पीने योग्य पेयजल बच्चों। तो वो आ गया 11वें पे। 12वें पे है बच्चों ईंधन और पशु चारा। ईंधन और पशु चारा, ईंधन और पशु चारा, ये 12वें पे है बच्चों। 13वें पे बच्चों सड़कें, पुलिया, पुल, जलमार्ग, है ना, सड़कें, पुलिया, पुल, है ना, या फिर संचार के अन्य साधन, राइट, मतलब कम्युनिकेट करने के अन्य साधन जो हैं बच्चों उन सब के बारे में बताया गया 13वें नंबर पे। 14वें पे बच्चों ग्रामीण विद्युतीकरण, राइट, गांव की बिजली, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव के अंदर बिजली वगैरह की बात की गई है बच्चों, उसके ऊपर भी पावर दी गई है। 15वें पे बच्चों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बच्चों, ये है 15वें नंबर पे। नेक्स्ट आता है बच्चों 16वें पे। 16वें पे क्या है बच्चों? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
उन्मूलन का मतलब होता है बच्चों खत्म करना, गरीबी खत्म करने के लिए कार्यक्रम की बात की गई है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 17वें पे है बच्चों शिक्षा, जिसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा एजुकेशन, कौन कौन से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, प्राइमरी और जो मिडिल क्लास जो स्कूल्स हैं उनके बारे में है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों 18वें नंबर पे तकनीकी प्रशिक्षण, राइट, और टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, या टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी बोल सकते हो। ट्रेनिंग शिक्षा, बात तो एक ही है भाई। ठीक है, तो 18 हो गए भाई। नेक्स्ट 19वें नंबर पे कौन सा है बच्चों? 19वें पे आता है बच्चों प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, गैर व्यसक शिक्षा, व्यसक एवं गैर व्यसक शिक्षा, बताता हूं क्या है ये, व्यसक एवं गैर व्यसक शिक्षा, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह की बात कर रहा है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, व्यसक एवं नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन, ग्रेजुएशन हो गई, स्कूलिंग होगी, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों 20वें नंबर पे क्या है? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। 20वें पे क्या है बच्चों? पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। 21वां बच्चों, 21वें पे है बच्चों सांस्कृतिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सांस्कृतिक क्रियाकलाप, यानी कि संस्कृति से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम करवाना है उसके बारे में, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट है बच्चों बाजार और मेले। 22वें पे क्या है बच्चों? बाजार और मेले, बाजार और मेले। 23वां बच्चों, 23वें पे है स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये बच्चों 23वें पे। 24वें पे आ जाओ, 24वें पे क्या लिखा है बच्चों? परिवार कल्याण, परिवार कल्याण। 25 बच्चों, 25 में लिखा हुआ है बच्चों महिला और बाल विकास। 25वें पे क्या है बच्चों? महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, राइट। 26वां नंबर बच्चों, 26वें पे लिखा हुआ है बच्चों समाज कल्याण। 26वें पे क्या लिखा है बच्चों? समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर आप इसे बोल सकते हो। 27वें पे लिखा हुआ है बच्चों कमजोर वर्गों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण। यहां पर बात कर रहा है बच्चों SC ST के लोगों की। किसकी बात कर रहा है? SC ST के लोगों की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लोक वितरण प्रणाली। 28वें पे क्या है बच्चों? लोक वितरण प्रणाली। 28वें पे क्या है बच्चों? लोक वितरण प्रणाली। 29वें पे बच्चों सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण। 29वें पे क्या है बच्चों? सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण, अनुरक्षण। ये हैं बच्चों 29 सब्जेक्ट। इन सब के ऊपर जो है ग्राम पंचायत क्या करती है? बेसिकली काम करती है। और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो जब भी ये याद करने मुश्किल नहीं है, ठीक है, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जब भी याद करने हो तो भैया जो सरपंच हैं, जो सरपंच जो भी काम करता है उनको याद कर लो, सरपंच क्या क्या काम करता है, वही ग्राम पंचायत के कार्य हैं भाई, सीधी सी बात है। तो ये हैं बच्चों हमारे 29 के 29 विषय। आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल सिंपल टॉपिक है, कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, ये था बच्चों हमारा आर्टिकल 243G, राइट बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे बच्चों आर्टिकल 243H। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, इनको हम दोबारा रिवाइज करेंगे वैसे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आर्टिकल 243H, अनुच्छेद 243H, आर्टिकल 243H। ठीक है बच्चों, इनमें क्या कहता है भाई? इसमें कहता है जो ग्राम पंचायत की जो फंडिंग होती है ना, फंडिंग के बारे में इसके अंदर जो है जिक्र किया गया है, यानी कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोषित करने की शक्तियां और निधियां। क्या कहता है? पंचायतों द्वारा
पंचायतों द्वारा कर एकत्रित करने की नीतियां और निधियां। निधि का मतलब होता है फंड्स, ठीक है। बी पंचायत के पास कौन कौन से फंड्स होते हैं बेसिकली, और वो जो है कैसे कैसे जो है गांव के लोगों से क्या करती है, टैक्स वसूलती है बच्चों, उनके बारे में बताया गया इसके अंदर। सिंपल सा बात है, फंड ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ग्राम पंचायत के पास भी तो पैसा आता है ना टैक्स के रूप में, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उस सब के बारे में बच्चों इसमें बताया गया है, राइट। तो भाई पंचायत क्या करते हैं, पंचायत जो उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए जो उनके पास पावर है, राइट। तो पंचायत क्या करती है बच्चों, पंचायत जो है ना, पंचायत पंचायत क्या क्या करती है बच्चों, ये तो लगाती है उपयुक्त कर, उपयुक्त कर लगाती है भाई, ठीक है। चुंगी कर भी लगाती है, चुंगी टैक्स भी होता है एक गांव के अंदर, ठीक है, गांव के लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चुंगी उसका शुल्क लगाने और संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करता है, ठीक है। और अन्य कर भी होते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो अन्य कर भी होते हैं। यहां से इनके पास क्या आता है बच्चों, पैसा आता है ग्राम पंचायत के पास, राइट। उसका तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, राज्य के अंदर होती है एक समेकित निधि, ठीक है। राज्य के अंदर क्या होती है बच्चों, राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास होती है एक समेकित निधि। वो क्या करते हैं, वो राज्य को जो है ग्रांट देती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना कई बार कि भाई यार फलाने गांव में इतने लाख रुपए की ग्रांट आई, तो ग्रांट वो कहां से आती है, तो राज्य की समेकित निधि से आती है, समेकित जो फंड है वहां से आता है। ध्यान रखिएगा, राज्य की समेकित निधि से, समेकित निधि से पंचायतों के लिए ग्रांट आती है। पंचायतों के लिए क्या होता है बच्चों, तो पंचायतों के लिए ग्रांट आती है, कहां से आती है, तो समेकित निधि से। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बस इतना ही जानना है इसके अंदर। 243H मेन लिंक किससे संबंधित था, तो फंडिंग से संबंधित था बच्चों। तो 243H हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है 243G, H और I, फिर आएगा अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243I, ठीक है बच्चों। 243I इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। भाई इनकी जो वित्तीय स्थिति है उसको जांचने के लिए वित्त आयोग का गठन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। बेसिकली बच्चों जो ग्राम पंचायत होती है ना, उनकी वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाता है कि भाई बताओ फलाने गांव के अंदर वहाँ की वित्तीय स्थिति कैसी है, उन लोगों के पास कितना पैसा बचा है, कितना पैसा देना चाहिए, समझ रहे बच्चों। तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल जो है हर 5 वर्ष बाद, हमेशा ध्यान रखना, राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद गांव की वित्तीय स्थिति जानने के लिए क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति जानने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, जानने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, राइट। हर 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति जानने के लिए क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है। क्लियर है इतना मुद्दा बच्चों, राइट। अब सवाल ये है कि भाई ये जो वित्त आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है, बनाया किसने, राज्यपाल ने। तो भैया ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देते हैं, राज्यपाल को ही देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है बच्चों। किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, करेगा क्या ये वित्त आयोग, ये देखेगा कि भैया किसी ग्राम पंचायत के पास फंडिंग है या नहीं है, फंडिंग है तो भैया कहाँ से आ रही है,
ठीक है। अच्छा, राज्यपाल जो है कभी भी जो है ऑर्डर दे सकता है वित्त आयोग को कि यार फलानी ग्राम पंचायत को हमने इतना पैसा दिया था, जरा पता करो सही ढंग से वो खर्च रहे हैं कि नहीं खर्च रहे हैं, है ना। तो यानी कि कोई भी ग्रांट मिलती है उसके ऊपर जांच पड़ताल करता है वित्त आयोग। तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है ये राज्यपाल का। तो क्या करेगा, जितने भी पंचायतें हैं उनके ऊपर नजर रखता है, ठीक है। किसी को पैसे की जरूरत है तो उनसे पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें पैसे चाहिए क्या, चाहिए तो बताओ क्यों चाहिए, कितने चाहिए, अच्छा पिछली बार दिए थे वो कहाँ गए, समझ रहे हो, उनका लिखित में जवाब दो। तो इस हिसाब से तो 243 आई के अंदर लिखा हुआ है बच्चों वित्त आयोग के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों 243 जे। क्या है बच्चों 243 जे। आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा बच्चों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 आई जे। मेरे ना ABCD बड़ी कमजोर है भाई, है ना। 243 जे में क्या लिखा हुआ बच्चों, इसमें लिखा हुआ है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा या लेखा परीक्षण। पंचायतों की लेखाओं का लेखा परीक्षण, पंचायतों की लेखाओं का लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण। अब सवाल यह है कि जो पंचायतें हैं उनकी लेखाओं का लेखा परीक्षण होता क्या है बच्चों, राइट। सिंपल सा मुद्दा है बच्चों, जो राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की, ठीक है, खातों की देखरेख करता है और उनके लिए प्रावधान भी बना सकता है। जो राज्य विधानमंडल है मतलब विधानसभा या विधान परिषद हो गया, विधानसभा या विधान परिषद हो गया, वो क्या करते हैं, राज्यों के जितने भी जो अकाउंट्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, पंचायतों के अकाउंट्स की देखरेख करते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चों। तो क्या कहता है, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब होता है बच्चों विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है। कई राज्यों में विधानसभा है, कई राज्यों में दोनों है, विधानसभा भी विधान परिषद भी। ये कैसे होता है आप लोगों ने संविधान के अंदर पढ़ा ही होगा। तो राज्य विधानमंडल पंचायतों के अकाउंट्स यानी कि खातों की जांच करता है और राज्य विधानमंडल पंचायतों के अकाउंट्स की जांच करता है, ठीक है। और क्या करता है, और उनके लिए नियम कानून बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। क्लियर है बच्चों इतनी बात, ये लिखी हुई है 243 जे के अंदर। तो क्या क्या देखा है बच्चों हमने अभी तक, देखो जरा दोबारा से। बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा आर्टिकल नंबर 243 एफ टू 43 एफ। यहाँ पर कहता है कि पंचायती राज की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं यानी कि डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, क्या क्या अयोग्यताएं हैं। 243 जी पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत के बारे में बताया गया है। जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना है, ठीक है। 11वीं सूची में 29 विषय बताए गए हैं और इन 29 विषयों में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे बच्चों सबसे पहला क्या है, कृषि और कृषि का विस्तार, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहा है बच्चों, राइट। दूसरे में लिखा है बच्चों भूमि सुधार एंड मृदा संरक्षण, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, लैंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैंड डेवलपमेंट और सॉयल कंजर्वेशन की बात कर रहा है बच्चों। मृदा संरक्षण का मतलब होता है सॉयल कंजर्वेशन, राइट। लघु सिंचाई एंड जल प्रबंधन, यानी कि बच्चों यहाँ पे इरिगेशन की बात कर रहा है, इरिगेशन की बात कर रहा है। पशुपालन, दूध उद्योग और मुर्गी पालन, यानी कि एक तो यहाँ पर पोल्ट्री की बात कर रहा है और साथ में किसकी बात कर रहा है, डेयरी फार्मिंग की बात कर रहा है। पशुपालन का मतलब क्या होगा, डेयरी फार्मिंग, दूध वगैरह, ठीक है, डेयरी फार्मिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, डेयरी फार्मिंग। मत्स्य उद्योग मतलब यहाँ पे फिशरीज की बात कर रहा है बच्चों, मछली पालन, फिशरीज की बात कर रहा है। सामाजिक वनोद्योग और फार्मा उद्योग, फार्म्स की बात कर रहा है। लघु वन उत्पाद, ठीक है, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों उनके बारे में बात कर रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। लघु उद्योग यानी कि जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में बता रहा है। गांव के अंदर कोई भी छोटा उद्योग है उनके बारे में बात चल रही है, यहाँ पर लघु उद्योग, मिनी इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, खादी कपड़े से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे 9वें पे। ग्रामीण आवास, है ना, रूरल, है ना, रूरल में जो गांव में जो लोग रहते हैं गांव में उनके बारे में आवास की बात कर रहे हैं। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर हो ही गया। ईंधन और पशु चारा, ईंधन माने फ्यूल वगैरह की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
सड़कें, पुलिया, पुल, संचार, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहा है कि भैया गांव के अंदर विद्युतीकरण होना जरूरी है ना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी जरूरी है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की बात कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ना, मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय यानी कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी और मिडिल जो स्कूल है उनके बारे में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षण यानी कि बच्चों टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है यहाँ पे। अच्छा, वयस्क एवं गैर वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन मतलब यहाँ पे जो स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह की बात आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। पुस्तकालय का मतलब होगा बच्चों लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की बात कर रहा है भाई। ठीक है। अच्छा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप यानी कि कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर को बचाने के लिए जो है क्रियाकलाप होते हैं। बाजार और मेले, ठीक है, मार्केट्स एंड फेयर्स, बाजार और मेले लगते हैं ना गाँव के अंदर, फेयर्स। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। परिवार कल्याण का मतलब हो गया बच्चा फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर की बात कर रहा है भाई। ठीक है, महिला एवं बाल विकास यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में भी एक विषय बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पे सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण की बात कर रहे हैं। कमज़ोर वर्गों का कल्याण, SC ST लोगों का कल्याण की बात कर रहे हैं। लोक वितरण प्रणाली, और लास्ट में क्या है, सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण। ये 29 विषय थे बच्चों। 243 में क्या लिखा है, पंचायतों द्वारा एकत्रित करने की नीतियाँ, कर का मतलब है बच्चों टैक्स, टैक्स एकत्रित करने की नीतियाँ और निधियाँ, राइट। तो समेकित निधि से जो है पंचायतों को ग्रांट आती है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 243 में वित्तीय स्थितियों का पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, कि वित्त आयोग को बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ये देखने के लिए कि भी जो ग्राम पंचायत है वो सही ढंग से पैसे को खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। 243 में पंचायतों के लेखों का प्रशिक्षण, यानी कि जितने भी जो ग्राम पंचायत के जो अकाउंट्स हैं उन सब के ऊपर ऑडिट चलता है, वो जो है यही करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कुछ एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी बस एक और लेक्चर है, वहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है पंचायती राज वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम म्यूनिसिपैलिटी पर भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।